Hi everyone, am I audible? हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन है हम्म, तो जो आज का हम जो सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, टीपीए का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब लोगों को उसमें डर भी लगता हो। मतलब पूरा जो क्लास है इसी सेक्शन को डिवोट करेंगे। व्हाट इज सेक्शन 13? जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब हम इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए? इंटरवाइवस होना चाहिए। जो ट्रांसफर है वो क्या होना चाहिए? इंटरवाइवस होना चाहिए, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम सेक्शन 13 की बात करते हैं, सेक्शन 13 की बात करते हैं, तो सेक्शन 13 आपको क्या लगता है? सेक्शन 13 में क्या लिखा है? अनबॉर्न पर्सन। क्या लिखा हुआ है? अनबॉर्न पर्सन। तो मैम ये क्या होगा? ये तो वायलेशन हो जाएगा रूल का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो इंटरवाइवस होना चाहिए। लेकिन ये अनबॉर्न जो पर्सन है, ये तो अभी जिंदा नहीं हुआ है। यदि कोई पर्सन इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है क्या? समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दो। छोटे छोटे स्टेप है इसके कि क्या एक पर्सन अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है क्या? कोई भी बता दीजिए। शिवानी आप बताइए, कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। देखो, जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि कर सकता है सेक्शन 13। तो मैम एक बात ये बताओ, फिर तो ये वॉयलेशन हो जाएगा सेक्शन 5 का, जो बेसिक रूल है कि इंटरवाइवस होना चाहिए। अभी तो वो पर्सन जिंदा ही नहीं हुआ जिसके फेवर में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे कर देते ना, जैसे पुश्तैनी पुराने टाइम पे या अभी भी कर देते हैं कि तुम्हारा जो बेटा होगा उसको मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो क्या उस पर टीपीए अप्लाई होगा क्या? फिर ये तो सेक्शन 5 का वॉयलेशन हो जाएगा। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। जब हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं तो सेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है? बताओ हर्षित, कुछ बोलना चाह रहे ये है कि मतलब अनबॉर्न पर्सन को ना डायरेक्ट अनबॉर्न चाइल्ड को डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हो? हाँ, इसके अंदर यही प्रोसीजर है। लेकिन एक चीज आपको और भी बताती हूँ। जब आप सेक्शन 13 पढ़ोगे तो ये नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन। जब आप सेक्शन पढ़ोगे ना, तो वहां पे जो सेक्शन मेंशन है वहां पे टू अनबॉर्न पर्सन नहीं है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं सेक्शन 13 पीपीए। जब हम सेक्शन 13 की बात करते हैं तो सेक्शन 13 में ये नहीं लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन। तो क्या लिखा हुआ है हर्षित इसमें सेक्शन में? पढ़ो बेयर एक्ट। किसी के पास में बेयर एक्ट तो एक बार बेयर एक्ट पढ़ के बताओ ना, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो शब्द देख रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो ये किसी भी तरीके से सेक्शन 5 का वॉयलेशन नहीं है। यहाँ पे प्रोसीजर बताए गए हैं कि फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन हम कैसे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एक लाइन तो जो हमारी सिंपल लाइन है वो तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा आपने पढ़ा कि मैम, हाँ ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते तो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? फॉर द बेनिफिट कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? मान लीजिए एक ट्रांसफरर। अब हम एक काम करते हैं, 3-4 लोग बना लेते हैं। एक तो है ट्रांसफरर, ठीक है। तो ट्रांसफरर को हम बोलते हैं, ट्रांसफरर को चलो ट्रांसफरर ही बोलते हैं। और जो पर्सन है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसका नाम है सुमित। जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो इन फ्यूचर होने वाला है, उसका नाम है सुमित। क्या या ये इसको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है? ये क्या करेगा? लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा। मान लीजिए अब लाइफ इंटरेस्ट का भी जो पर्सन है उसका नाम मान लीजिए पारुल। पारुल नहीं, कुछ भी नाम मान लेते हैं, ऋषिका करके नाम मान लेते हैं। कि ट्रांसफरर क्या करेगा? लाइफ इंटरेस्ट के ऋषिका को बोलेगा कि आपको मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सुमित का बॉर्न हो जाएगा, जैसे ही सुमित जन्म जाएगा, जैसे ही पैदा हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी तुम किसको दे दोगी? सुमित को दे दोगी। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया,
डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया, इन्होंने क्या करा दिया, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट। ये जो इसने ट्रांसफर किया है, ये किया है सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट। अब ये लाइफ इंटरेस्ट कितना ही क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए ऋषिका के फेवर में कर दिया लाइफ इंटरेस्ट, मान लीजिए हाँ कोई भी अक्षता नाम की लड़की है उसके फेवर में कर दिया कि भाई जब पहले ऋषिका कि तुम एक काम करो कि तुम ये जब तक लाइफ टाइम तुम जिंदा हो तुम इस प्रॉपर्टी को यूज करो, फिर तुम्हारे बाद में कौन यूज करेगी, अक्षता यूज करेगी इस प्रॉपर्टी को, फिर तुम्हारे बाद में मान लीजिए हर्षित यूज करेगा इस प्रॉपर्टी को। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कितना ही लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी किसी एक को ऐसे फाइनली मिलेगी ना कि जो इंसान क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, एलिनेट कर सकता है। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का रूल क्या है कि कभी भी प्रॉपर्टी बंधी हुई नहीं रहनी चाहिए। भाई आपने यहाँ प्रॉपर्टी बांध दी लाइफ इंटरेस्ट, ये लोग कहीं नहीं बेच सकते, ना ऋषिका बेच सकती है, ना अक्षता बेच सकती है, ना हर्षित बेच सकता है। कभी ना कभी तो इस प्रॉपर्टी को किसी एक ऐसे इंसान को देना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी का क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, एलिमिनेशन कर सकता है। तो ये जो इंसान है सुमित है, ये जो सुमित है इसको क्या है, इसको एब्सोल्यूट राइट है, इसको एब्सोल्यूट राइट है कि ये प्रॉपर्टी का क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, एलिमिनेशन कर सकता है, मतलब या कुछ किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया, बस आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, सब्जेक्ट टू क्या होता है, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट। सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है अनबॉर्न पर्सन को। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई, ये तो सिंपलेस्ट चीजें है, मतलब इस यदि आप सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन में सबसे सिंपल ये चीज ही ये लिखी हुई है कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी इंसान को एक काम कर दो, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, ट्रस्ट बना दो, वॉट एवर कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी है वो कर दो। अब सेक्शन नंबर 2, मतलब रूल नंबर, अब इसमें दूसरा रूल क्या है समझो। ट्रांसफरर, मान लीजिए ऋषिका, अक्षता, ये हाँ ऋषिका है, अक्षता है और ये हर्षित है, ठीक है, यह मोहन नाम का पर्सन है, और ये जो पर्सन है सुमित, ये अनबॉर्न चाइल्ड। तो रूल क्या है, रूल ये है कि ये जो लाइफ इंटरेस्ट है ना, इनके लाइफ इंटरेस्ट खत्म होने से पहले ही सुमित को क्या हो जाना चाहिए, पैदा हो जाना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए ये लाइफ इंटरेस्ट इसका 2015 में खत्म हो रहा है, इसका 2020 में खत्म हो रहा है, इसका 2022 में खत्म हो रहा है। यदि सुमित 2024 में पैदा होता है ना, तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, इनवैलिड है। समझ रहे हो, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट खत्म, मान लीजिए यहाँ पे ऋषिका 2015, मतलब एक ही लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होता और सुमित 2016 में बॉर्न होता, तो सुमित के फेवर में प्रॉपर्टी नहीं जाती, सुमित के फेवर में प्रॉपर्टी नहीं जाती, क्योंकि ये क्या है, जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसके बाद में पैदा हुआ है। समझ रहे हो, एक बार हैंड रेज करो यदि थोड़ा सा भी समझ में आया कि क्या है कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनके मतलब जिंदा रहते ही वो प्रॉपर्टी, वो जो अनबॉर्न पर्सन है उसका पैदा होना जरूरी है। यदि वो पैदा नहीं होता है तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कोई वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। और यदि बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं तो लास्ट वाला इंटरमीडियरीज है उसके मरने से पहले इस अनबॉर्न पर्सन का पैदा होना जरूरी है। दो चीजें, तीन चीजें समझ में आई, एक बार हैंड रेज कर दो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब समझो, ये हमने दो रूल पढ़े। सबसे पहला सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट, एक सबसे पहले हमने पढ़ा फॉर द बेनिफिट वर्ड लिखा हुआ है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। तीसरा हमने पढ़ा कि जो अनबॉर्न पर्सन का बॉर्न होना है, अनबॉर्न पर्सन जब जन्म लेगा तो वो कब लेना चाहिए उसको जन्म, वो जन्म लेना चाहिए उसको जो इंटरमीडियरीज है, जो लाइफ इंटरेस्ट जिसके फेवर में क्रिएट हुआ है उनके मरने से पहले। ये एक रूल है। और यदि मल्टीपल क्या है, मल्टीपल इंटरमीडियरीज है, तो लास्ट वाला जो पर्सन है ना, लास्ट वाला जो इंटरमीडियरी, उसके मरने से पहले। तो ये चीजें हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब देखो फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए ट्रांसफरर ऋषिका, ये 2015 में एक्सपायर हुई,
ट्रांसफरर 2018 में इसकी डेथ हुई। ऋषिका के बाद में कोई है अक्षता, इसकी डेथ हुई अक्षता जिसके जो मतलब जिसके एक्सपायर जो हुई डेथ हुई 2017 में। ठीक है, ऋषिका, अक्षता और जो मोहन था उसकी डेथ हुई है 2016 में। और ये जो पैदा हो गया है सुमित पैदा हुआ है मान लीजिए 2015 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन किसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफरर पहले ऋषिका को ट्रांसफर करेगा या ऋषिका अक्षता को ट्रांसफर करेगी या मोहन को ट्रांसफर करेगा, या ट्रांसफरर अब डायरेक्ट सुमित को ट्रांसफर कर सकता है। समझना कि यदि मतलब ऐसे तो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दी है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दी है, लेकिन यदि जिंदा है ट्रांसफरर जो है जिंदा है तो सुमित को वो डायरेक्ट ट्रांसफर, देखो सुमित कब पैदा हुआ 2015 में पैदा हो गया सुमित। ठीक है, और ट्रांसफरर कब मरा है 2018 में मरा है। अब ये लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे सुमित को, अब कौन डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है भाई। ट्रांसफरर क्या बोलेगा, मान लीजिए किसी के मतलब किसी के ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उन्होंने बोला कि जब तेरा बच्चा पैदा होएगा, जब तू अभी लाइफ टाइम एंजॉय कर ले, जब तेरा बच्चा पैदा होएगा तो मैं ये प्रॉपर्टी तू किसको ट्रांसफर कर देना, तेरे बच्चे को ट्रांसफर कर देना। उस टाइम पे क्या है, वो ग्रैंड पेरेंट जिंदा है, जब वो बच्चा बॉर्न हुआ तो वो ग्रैंड पेरेंट जिंदा है, तो क्या डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता क्या, तो जी हाँ, ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसफरर चाहे इसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया हो, जैसे ही सुमित का बॉर्न होगा तो क्या कर सकता है, ये प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा। एक बार हैंड रेज कर दो। दो तीन कंसेप्ट हम इसको रटेंगे नहीं, बस ये हमने अभी जल्दी से क्या पढ़ा कि कभी भी जो अनबॉर्न चाइल्ड है फॉर द बेनिफिट लिखा हुआ है, फिर हमने लिखा प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, फिर थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा कि जो पर्सन है, जो अनबॉर्न पर्सन है, उसके सबके मरने से पहले उसको पैदा होना है। किसके मरने से पहले, सारे इंटरमीडियरीज के मरने से पहले उनको पैदा होना है। ठीक है, और लास्ट हमने क्या पढ़ा, यदि ट्रांसफरर जिंदा है, उसके बॉन्ड पर यदि ट्रांसफरर जिंदा है तो क्या होगा, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा। और अब पांचवी बात समझना, एक वर्ड है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्यों, कि आप है ना डबल पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्रांसफरर कि भाई पारुल यदि तेरा बेटा हुआ, यदि तेरा बेटा हुआ तो तुम्हारे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो कि यदि बेटा हुआ तो तुझे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा, और तुम्हारी यदि बेटी हुई तो उसको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम का इंटरेस्ट। ये होता है ना, उसको क्या मिलेगा, लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकते हो। जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके फेवर में आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ये लाइन को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आप किसी भी चीज में ऐसे नहीं बोल सकते कि यदि तेरा बेटा हुआ, यदि तेरा बेटा हुआ तो इसके लिए तुम्हारे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा, या वॉट कि यदि तेरी बेटी हुई तो तुझे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा, और यदि तेरा बेटा हुआ, यदि तेरा बेटा हुआ तो तेरे बेटे को लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आई ये लाइन, एक बार हैंड रेज करो। सबको समझ में आई, हर्षित माइक ऑन करो, अवंशिका आदि। समझ में आ गई ना, हाँ हाँ। ठीक है, यस मैम। सबको समझ में आया ना। ये स्टेप बाय स्टेप चलती है चीजें, स्टेप बाय स्टेप चलती है कि भाई आप डबल पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं करते। यदि किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, यदि किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आप किसी अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको उसको पूरी की पूरी चीजें देनी पड़ेगी। आप उस पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बोल सकते कि मान लीजिए कि पारुल तेरा बेटा पैदा होगा तो तेरे बेटे को मिलेगी, तेरे बेटे का बेटा पैदा होगा तो उसके बेटे के बेटे को मिलेगी। हम इस तरीके से लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम एक ही पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल सिंगल पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आपका पुत्र होगा या आपका बेटा होगा तो ये प्रॉपर्टीज उसको मिल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी का उल्लंघन ही हो जाएगा। कभी प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी, कभी प्रॉपर्टी मूव ही नहीं होगी, हमेशा लाइफ इंटरेस्ट ही क्रिएट रहता रहेगा। समझ रहे हो इस बात को, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा यदि हम इस तरीके से करेंगे। अब और भी चीजें देख लेते हैं, देखो और क्या था, बस यही था। पढ़ते हैं सेक्शन 13।
बहुत मेहनत से बनाया हुआ सेक्शन है, नोट से इसके इतने मेहनत से बने, आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब देखो, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन वेयर ऑन a ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड। ये पूरा बेयर एक्ट है। जब आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे, इतनी भयंकर बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, उसको देखना। उसको मैंने 4-5 भागों में डिवाइड करा है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। फिर कि जब एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है किस पर्सन के लिए जो जिस ट्रांसफर के दिन पे एग्जिस्टेंस में नहीं है, और ये कैसे होगा, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। ये 4 लाइन हम पहले ही पढ़ चुके। द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, मतलब अनबॉर्न पर्सन, कि ये जो इंटरेस्ट है अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक कि टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी, कि जब तक कि आप उसको जितना भी ट्रांसफरर के पास में उस प्रॉपर्टी के संबंध में राइट है, पूरे का पूरा राइट आप उस अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर देते हो। लाइन समझ में आ गई क्या? बट लिखो, लाइन क्या लिखी। अब आपको कभी सेक्शन 13 लिखना पड़े तो आप किस तरीके से लिखोगे कि वेयर एवर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी a interest is created, interest is created, a interest is created for the benefit of a person who is not in existence, who is not in existence, who is not in existence at the time of transfer, at the time of transfer, which is subject to creation of prior interest, of prior interest। ये लाइन यहां तक सेंटेंस समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दो, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग आपको पता होनी चाहिए। फिर सच ट्रांसफर या सच इंटरेस्ट, सच ट्रांसफर shall not effect unless transferor transfer the whole of the रिमेनिंग इंटरेस्ट। ये लाइन समझ में आ गई ना, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, कि आपको उस इंसान को पूरे का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एडिशनल्स। ये तो था जो बेयर है। अब देखो, the fundamental rule of transfer of property, that fundamental rule of transfer of property, that the transfer of property should be done inter vivos, that is in between two living persons. However, an exception to this section is section 13, which facilitates the transfer of immovable property in favor of an unborn person. ये number 1 हो गया। Second number, but the word is in this section is transfer for the benefit of unborn person, not transfer to unborn person. It does not transfer property directly to the unborn person, so does not violate the essential condition, that is क्या है, essential condition क्या है, property must be transferred between two living person। अब who is unborn person, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु इज अनबॉर्न पर्सन। तो जिस पर्सन, मतलब जिस पर्सन के को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे इन फ्यूचर, क्या उसको मदर की ऊंग में होना जरूरी है क्या?
यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई बोल रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मतलब मैं आपके बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, तो क्या उस टाइम उस बच्चे का मदर की उम्र में होना जरूरी है क्या? तो जी नहीं। ऊम्ब वाला पर्सन भी, ऊम्ब वाला पर्सन भी क्या है? अनबॉर्न है। ऊम्ब वाला पर्सन भी अनबॉर्न है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन, मतलब इवन दो परसीव्ड भी नहीं हुआ हो वो बच्चा, तब भी क्या होगा, तब भी उसके फेवर, उसको क्या माना जाता है? अनबॉर्न पर्सन माना जाता है। समझ रहे हो? देखो, व्हाट इज अनबॉर्न पर्सन? अ पर्सन हु डज नॉट हैव any current existence but has a specific reference to one। समझ रहे हो? करंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक रेफरेंस है कि तेरा बेटा, तेरी बेटी, ठीक है, and may be born in the future is considered to be an unborn child or person even though a child in mother's womb is simply not a present person in existence। कि केवल मदर की ऊम्ब का पर्सन ही क्या नहीं माना जाता, उसे पर्सन इन एग्जिस्टेंस, बट हैज बीन ट्रीटेड एज अ पर्सन। ठीक है, हिंदू लॉ और इंग्लिश लॉ में जो मदर की ऊम्ब में जो जो भी चाइल्ड है उसको भी क्या माना जाता है? पर्सन कंसिडर किया जाता है। फिर it should be noted that term unborn refers not only to those who might have been perceived but yet not born, that is a child is womb, but also includes those who are not even perceived। समझ में आया? सबको समझ में आया? एक बार हैंड रेज कर दो। अनबॉर्न पर्सन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पेट में ही हो, या ये जरूरी नहीं है उस मतलब परसीव भी हुआ, इवन दो यदि वो परसीव भी नहीं हुआ है तो भी वो अनबॉर्न पर्सन की कैटेगरी में आएगा। अब आओ, ये हमने पढ़ा। In order to transfer a property for the benefit of an unborn person on the date of transfer, it is imperative that the imperative एक अच्छा शब्द है, आप मीन्स में लिख सकते हो कि कभी कोई चीज पॉजिटिवली आपको चीज लिखनी है या मैंडेटरी आपको कोई चीज लिखनी है तो आप लिख सकते हो इट इज मैंडेटरी की जगह इट इज imperative that the property must first be transferred by a mechanism of trust favor of some person living other than unborn person on the date of transfer। कि कभी भी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो क्रिएशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट आपको करना पड़ेगा। अब ये 4 लाइनों को आप दोबारा पढ़ो। ये जो 4 लाइनें मैंने इसके अंदर लिखी है, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। अब इस 4 लाइन को स्क्रीन पे देखो और इसको दोबारा पढ़ो, समझ में आनी चाहिए आपको। डन? कोई परेशानी तो नहीं है? ये 4 पॉइंट्स में परेशानी नहीं है? हर्षित बोलो। जी, एक बार प्रिंसिपल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी बताना। वो नीचे, अपन आगे पढ़ेंगे उसके लिए। ओके। ठीक है? अब देखो, ये हमने पढ़ लिया। अब आओ, ये है इम्पोर्टेंट, वापस वही सेम बातें हैं, लेकिन जब तक 4-5 बार चीजों को पढ़ना नहीं जाता तब तक हम याद ही नहीं कर पाते। नो डायरेक्ट ट्रांसफर हम पढ़ ही चुके हैं कि अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, हर्षित पढ़ो, ये यही लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट मीन्स that a person disposing of property to another person shall not cause obstruction in the free disposition।
of that property in the hands of more than one generation. सेक्शन 13 मतलब ऐसा नहीं कर सकता कोई पर्सन, ऐसा नहीं कर सकता कि इसको लाइफ इंटरेस्ट पे जाएगी, इसको लाइफ इंटरेस्ट पे जाएगी, इसको लाइफ इंटरेस्ट पे जाएगी। ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट ही नहीं होगी। प्रॉपर्टी को क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? यदि प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मूव होगी, इससे ये क्या है, ये पब्लिक पॉलिसी बनी रहती है। प्रॉपर्टी क्या होगी, पब्लिक पॉलिसी बनी रहेगी यदि एक जने से दूसरे जने को ट्रांसफर होगी। और यदि ऐसे बोल के जाऊं मैं पारुल कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को, मेरे बेटे के बाद में उसके मेरे ग्रैंडसन को, ग्रैंडसन के बाद में उसके सन को, उसके सन को, उसके सन को, तो मेरी फैमिली में ही प्रॉपर्टी रहेगी ना, फ्लक्चुएशन कैसे होगा, गवर्नमेंट को पैसे वैसे कैसे मिलेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करोगे तो कभी ना कभी किसी एक पर्सन को तो आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाइफ इंटरेस्ट से तो क्या होगा, लाइफ इंटरेस्ट से तो वो प्रॉपर्टी कभी सोल्ड आउट ही नहीं होगी, एलिनेट ही नहीं होगी। तो आपको कभी ना कभी तो क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यही लिखा हुआ है, Section 13 does not apply restriction on the successive interest being created in favor of several person living at the time of the operation transfer. ये जो सेक्शन 13 है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं क्रिएट करता कि आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आपको कभी ना कभी तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा किसी ना किसी इंसान को। देखो this rule was recognized in the case of Bitby Michel. The rule states that life interest to an unborn person should not be transferred, as not as doing so will give rise to existence of two possibilities. हर्षित समझो कि आप अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि आप अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, फिर एक पॉसिबिलिटीज हो जाएगी कि अनबॉर्न आगे किसी को ट्रांसफर करेगा, आगे किसी को ट्रांसफर करेगा। तो आप कभी भी अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करोगे, आप अनबॉर्न पर्सन को हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करोगे, ताकि जो अनबॉर्न पर्सन है कभी बड़ा हो तो वो प्रॉपर्टी को क्या करे, बेच पाए, उसको मतलब कुछ भी कर पाए, लीज पे दे पाए, उसको ट्रांसफर कर पाए, डिस्पोज ऑफ कर पाए। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि अनबॉर्न पर्सन को कभी भी लाइफ इंटरेस्ट इस तरीके से, मतलब रिमेनिंग इंटरेस्ट का लाइफ इंटरेस्ट ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं दे सकते, आपको अनबॉर्न पर्सन को पूरे का पूरा राइट ट्रांसफर करना पड़ेगा यदि आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो तो। ठीक है अर्षित, समझ में आया? पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज कि ऐसा हुआ, आपकी बेटी हुई तो उसको लाइफ, आपके यदि बेटी हुई तो ठीक है मैम हाँ मैम एब्सोल्यूट मतलब ओनरशिप देंगे ना उसको? एब्सोल्यूट का मतलब ओनरशिप बोल सकते हो, ताकि वो उस प्रॉपर्टी के साथ में हर तरीके का काम कर सके, मतलब प्रॉपर्टी को ऐसे कुछ है ना, लिमिटेड इंटरेस्ट आप ट्रांसफर नहीं कर पाते। ओके ठीक है, ओनरशिप के साथ में भी ऐसा नहीं हो कि आपने ओनरशिप के साथ में भी लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दियो। आपको पूरे का पूरा अधिकार, उस प्रॉपर्टी के संबंध में जितने भी अधिकार है वो अधिकार आपको किसको देने पड़ेंगे, अनबॉर्न पर्सन को देने पड़ेंगे। ये होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब देखो कि क्या लिखा हुआ है कि when unborn person acquires vested interest, यहाँ पे थोड़ी सी अधूरी बात लिखी हुई है, ये सेक्शन 14 के साथ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप देखो कि सेक्शन 13 में आपको पता है वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हो सकता है, वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ये हम सेक्शन 19 और सेक्शन 21 में पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिंजेंट मतलब किसी शर्त को पूरे होने पर, किसी शर्त को पूरे होने पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट, कि जैसे ही वो बच्चा बॉर्न होगा, जैसे ही वो बच्चा बॉर्न होगा उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएंगे, मतलब संपूर्ण अधिकार मिल जाएंगे। ये कहता है सेक्शन 20, ये कहता है सेक्शन 20 क्या कहता है, पढ़ो कि where on a transfer of immovable property interest is created for the benefit of an unborn person he acquires upon his birth, कि जैसे ही वो पैदा हुआ a vested interest although he may not be entitled to enjoyment thereof immediately on his birth। समझ रहे हो कि जैसे ही वो पैदा हुआ उसको vested interest मिल जाएगा,
कैसा इंटरेस्ट मिल जाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट मिल, वेस्टेड का मतलब आप अभी हाल फिलहाल ये समझो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कंडीशन लगा सकता है। अब मान लीजिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, उन्होंने कहा कि पारुल आपको हम लाइफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसा ही आपका सन बॉर्न होगा, जैसे ही आपका सन बॉर्न होगा, आपके सन को क्या मिल जाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन लेकिन ये जब 18 साल का होगा या ये जब 16 साल का होगा, जब ये 17 साल का होगा, तभी ये प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट कर सकता है। इस तरीके को हम क्या, अभी तो वो छोटा है, माइनर है, उसको क्या समझ में आएगा? उसको क्या समझ में आएगा? चाहे क्या कर रहे हैं, चाहे हम आप उस प्रॉपर्टी को, मतलब उस पर्सन को जो अनबॉर्न है, उसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो इंजॉयमेंट है हम उसको होल्ड कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट है ये 16 साल या 17 साल के बाद करें। समझ में आई लाइन? भाई अभी तो वो माइनर है, बच्चा पैदा ही हुआ है, तो मेरे दादाजी ऐसे बोल सकते हैं कि आपके बच्चे को ये चीज मिल तो जाएगी, लेकिन ये जो इंजॉयमेंट है, प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट करने का अधिकार है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलेगा उस इंसान को। अब देखो और भी क्या चीजें हैं। जब हम सेक्शन 20 पढ़ेंगे, सेक्शन 20 को और डिटेल में पढ़ेंगे हम सेक्शन 14 के बाद में। अब देखो ये हमने पढ़ा, अब आते हैं यहाँ पे, वापस से स्टार्ट करते हैं कि फॉर ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे वर्ड आएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, फॉर ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। फर्स्ट स्टेज क्या होगी? ट्रांसफरर प्रॉपर्टी किसको देगा? एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट पर्सन को। सेकेंड स्टेट क्या होगी? एज सुन एज चाइल्ड बॉर्न ही विल गेट वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर्ड एब्सोल्यूटली, ये कंडीशंस हैं, अभी आ गई कंडीशंस की, और क्या क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर्ड एब्सोल्यूटली टू दैट अनबॉर्न पर्सन। आप उस पर कंडीशंस वगैरह इंपोज, ऐसे ऐसे कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते कि वही सेम डबल पॉसिबिलिटीज वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। आप उसको लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते, आप उसको कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दे सकते। जैसे ही अनबॉर्न पर्सन पैदा होगा, उसको जो राइट मिलने चाहिए वो एब्सोल्यूट राइट मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? एब्सोल्यूट राइट मिलने चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया। बिफोर दैट ऑफ इंटरमीडियरीज, बिफोर दैट ऑफ इंटरमीडियरीज ही मस्ट बॉर्न, ये मैंने आपको बताया कि पारुल है और ऋषिका है, पारुल ट्रांसफर है और ऋषिका लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। और अनबॉर्न सुमित नाम का पर्सन है, तो इस सुमित को इस ऋषिका के मरने से पहले, इस ऋषिका के मरने से पहले पैदा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आओ, इफ मोर देन वन इंटरमीडियरी, देन बिफोर द डेथ ऑफ लास्ट इंटरमीडियरी, यहाँ पे इंटरमीडियरी आएगा कि जब एक से ज्यादा इंटरमीडियरीज है, तो लास्ट इंटरमीडियरीज के इंटरमीडियरी के मरने से पहले उसको पैदा हो जाना चाहिए। ये सब हम देख चुके। और इफ ट्रांसफर नॉट डाइज, ये भी हम देख चुके कि यदि ट्रांसफरर नहीं मरा है तो वो प्रॉपर्टी चाइल्ड को डायरेक्टली दे सकता है। मैंने आपको समझाया था कि चाहे कितने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करे हो, मेरे दादाजी जिंदा है, मेरे मेरे जो सन है उसके पैदा होने पर, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो, इफ चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफरर इंटरमीडियरीज, देन प्रॉपर्टी शेल नॉट बी ट्रांसफर। यदि चाइल्ड पैदा होता है, कब? चाइल्ड पैदा होता है ट्रांसफरर के मरने के बाद या सारे इंटरमीडियरीज के मरने के बाद पैदा होता है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। अब आते हैं हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखो सेम ही है, एक ट्रांसफर है, लाइफ इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट, और अनबॉर्न को मिलेगा एब्सोल्यूट। तो ये तो है जस्ट एग्जांपल। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर तो बाद में लिखेंगे। 1992, 2005, 2020, 2015। अब आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। ट्रांसफरर 1992 में मर गया, जो लाइफ इंटरेस्ट 1 था, लाइफ इंटरेस्ट 2 था,
लाइफ इंटरेस्ट 3 था, लाइफ, और ये है सुमित एब्सोल्यूट, ये अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है। ये मरा 2005, 2020, 2015। सुमित का बॉर्न में 2019। अब मुझे एक बार इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, रुको। ये ट्रांसफरर, ये लाइफ इंटरेस्ट 1, ये लाइफ इंटरेस्ट 2, ये लाइफ इंटरेस्ट 3, और ये है सुमित। ये 1992 में इसकी डेथ हुई है, इसकी 2005 में। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है कि प्रॉपर्टी किसके द्वारा ट्रांसफर होगी? यदि किसी को समझ में आ रहा है, कौन किसने हैंड रेज करा? हाँ ठीक है, दिया मैम आप बताएं, ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी? मैम पहले ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा लाइफ इंटरेस्ट 1 को, उसके बाद लाइफ इंटरेस्ट 3 को ट्रांसफर होगा, उसके बाद डायरेक्टली सुमित को ही ट्रांसफर हो जाएगा, लाइफ इंटरेस्ट 2 को ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखते हैं। देखो ऐसा नहीं है, अब मेरी बात सुनो कि कैसे ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफरर मान लीजिए पारुल है, पारुल से ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? लाइफ इंटरेस्ट 1 के पास जाएगी, जिसकी डेथ हुई है 2005 में। 2005 में इसकी डेथ हुई है, तो पारुल से जाएगी लाइफ इंटरेस्ट 1 के पास में। फिर लाइफ इंटरेस्ट 2 के पास में जाएगी, जिसके पास में जिसकी डेथ हुई है 2020 में। 2020 में डेथ हुई है, तो मैम लाइफ इंटरेस्ट कैसे होता है? आप जो भी बोल रहा था, लाइफ इंटरेस्ट कैसे होता है? पूरे जिंदगी भर यूज करेगा। तो ये लाइफ इंटरेस्ट जो 2 वाला है, LI2 वाला है, इसने तो पूरा लाइफ टाइम इंजॉय करा ना इसको। सी के पास तो प्रॉपर्टी पहुंची ही नहीं। ये जो लाइफ इंटरेस्ट 3 वाला है, इसके पास तो प्रॉपर्टी पहुंची ही नहीं, चाहे ये कभी मरा हो। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट इसके पास से जाएगी सुमित के पास। Sorry ma'am, I thought that one is the birth year, that's why I thought so. समझ गए आप मेरी चीजों को? आप Yes, yes, कंसेप्ट yes. समझ गए, सब लोग समझ गए। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक के मरने के बाद, जो एक के मरने के बाद प्रॉपर्टी दूसरे को पास जाएगी, दूसरे के मरने के बाद तीसरे को जाएगी, ये लाइफ इंटरेस्ट होता है। मैम एक बार दोबारा वो एग्जांपल खोलेंगे आप? समझा रही हूँ को, जस्ट मैं समझा रही हूँ कि लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि पूरी जिंदगी भर वो प्रॉपर्टी को यूज करेगा, पूरी जिंदगी भर वो प्रॉपर्टी को यूज करेगा। वापस हम एग्जांपल देखते हैं। ट्रांसफरर 1992, LI1 इसको A बोल देते हैं, ये मरा 2005 में। LI2 ये मरा 2020 में। LI3 ये एक्सपायर हुआ 2015 में। और जो सुमित है उसका जन्म हुआ 2019। श्रेया मैम यहाँ तक समझ में आया? ये इसके टाइम ड्यूरेशन समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ किसके जी। पास से किसके पास? भाई ट्रांसफरर के पास से प्रॉपर्टी जाएगी लाइफ इंटरेस्ट। तो ये जो ए है, ये पूरा जिंदगी भर 2005 तक उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया श्रेया मैम? हाँ जी मैम, लेकिन आपने एक चीज बोली थी कि लाइफ इंटरेस्ट की डेथ से अच्छा हाँ, डेथ से पहले, ठीक है, ओके, क्लियर। ये हो गए ना, कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई जिंदा तो है। ये 2019 में पैदा हुआ है, ये जिंदा तो है, मतलब 2020 में मरा है ना ये तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो देखो ए ने क्या करा, ए ने प्रॉपर्टी को लाइफ टाइम एंजॉय करा, और ये प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? ये प्रॉपर्टी गई बी के पास। अब इसने बी ने 2020 तक, ये 2020 में मरा है, लेकिन 2020 में मरने से पहले ही सुमित को क्या हुआ? सुमित का जन्म हो गया, तो LI2 से प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? सुमित के पास चली जाएगी। LI3 की तो बारी ही नहीं आई। देखो आंसर भी देख लेते हैं इसका। T से A से B से सुमित। After B, C will not get the property because Sumit born on 2019. I hope ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर दो। अब बहुत हार्ड एग्जाम्पल, सबके सब यहाँ पे जितने भी बच्चे, हर्षित, अवंशिका,
हाँ शिवानी, दी आ गया समझ में। समझ में आ गया ना? प्रिया मैम, हाँ, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा वो भी एक बार हैंड रेज कर दो, मैं उसी से पूछ लूंगी। मैं फिर और कोई या मैम के अलावा एक बार हैंड रेज करो, इसके अलावा गौरांश, ठीक है, गौरांश इसका आंसर देना। अब देखो क्वेश्चन है 2020, 2015, 20, 15, 17, 18, ये मैं बनाई देती हूँ यहाँ पे। ट्रांसफरर ए, बी, LI1, LI2, LI3 और सुमित। 20, 15, 17, 18, 19, 2020, 2015, 2017, 2018 और 2019। अब कहाँ से, सब स्टेज बाय स्टेज बताओ, किससे किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी? मैम डायरेक्ट जाएगी। डायरेक्ट जाएगी, ट्रांस जब तो यही रहा। डायरेक्ट मैं भी तो इसलिए ट्रांसफर से सुमित से। देख लेते हैं, चलो। यदि कुछ गलत हो तो पता नहीं। हाँ ठीक है, देखो ट्रांसफरर से प्रॉपर्टी किसको जाएगी? डायरेक्ट चली जाएगी अनबॉर्न जब भी पैदा होगा, क्योंकि ट्रांसफरर कब मरा है? 2020 में मरा है। और मैंने जब आपको क्या कहा था कि मेरे दादाजी जिंदा हैं जब प्रॉपर्टी, जब वो मतलब जो सुमित है, मेरे दादाजी जिंदा है जब सुमित पैदा हुआ है, तो वो डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे किसको? क्योंकि ये तो 2019-20 में मरे हैं और जो सुमित का बॉर्न हुआ है वो 2019 में हुआ है। तो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? जो ट्रांसफरर है वो डायरेक्टली, ट्रांसफरर से डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाएगी? सुमित के पास में चली जाएगी। सबको समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दो। वृद्धि, आपको समझ में आ गया? आप क्लास में हो तो? यस मैम आ गया। अभी थोड़ा थोड़ा याद होगा, आपने बीच में ज्वाइन किया ना? ठीक है, यस अब मैम, आओ। लिंक नहीं जुड़ रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। अब देखो समझ में आया। अब आओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? शिवानी मैम, आप देना। देखो अब पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2, 5, 15, 17, 18, 19, 5, 15। 2015, 2017, 2018 सुमित, 2019 ये LI1, LI2, LI3। कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बताओ? थोड़ा सा भी मतलब अपन समझ पा रहे हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, पहले किसके पास जाएगी? ए के पास जाएगी। मतलब लाइफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि ट्रांसफर के पास से। हाँ बताओ, कोई भी बता रहा है? शिवानी मैम आप बता रहे हैं? मैम ए से बी के पास जाएगी, बी से सी के पास हम्म, और फिर सी से सुमित के पास। देखो नहीं जाएगी सुमित के पास में प्रॉपर्टी। क्यों नहीं जाएगी सुमित के पास में? ये बताओ, मैं बता रही हूँ आंसर है कि सुमित के पास में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। अब गौरांश के अलावा कोई और एक बार हैंड रेज कर दो। प्रिया मैम आप बताएं। मैम वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है अपन ने ए बी सी के फेवर में, और 2019 में सुमित बॉर्न हो गया। बॉर्न हुआ है सुमित का बॉर्न होना होता है कि 18 से पहले, हो जाता है, 2018 से पहले सुमित हाँ। को पैदा होना जरूरी है। श्रीमानी हाँ। मैम समझ में आया? हमने क्या यस कहा था? हमने क्या कहा था कि ये जो अनबॉर्न पर्सन है, ये अनबॉर्न पर्सन है। मान लीजिए 2005 से 2015 के ये ए ने लाइफ एंजॉय किया, ए के मरने के बाद बी के पास में प्रॉपर्टी आई और बी के मरने के बाद सी के पास में प्रॉपर्टी आई। ठीक है, तो सी तो 2018 में ही मर गया ना, 2018 में ही मर गया, तो ओनरशिप किसके पास में? ओनरशिप तो डगमगा रही है, ओनरशिप तो डगमगा रही है। किसी प्रॉपर्टी का ओनर होना तो जरूरी है ना। यहाँ पे तो ओनरशिप है कहाँ? तो सुमित के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। जब ये मरेगा ना तब वापस ट्रांसफरर के LR के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। सबको समझ में आया? एक बार हम पढ़ते फिर मैं एक बार हैंड रेज करता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में बना दिया, लेकिन पता क्या है, ये सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है।
no transfer because unborn born after the death of all intermediaries. When C will die, the property shall go back to T's LR. Refer point number 6. I hope सबको समझ में आ गया होगा. एक बार हैंड रेज कर दीजिए. ठीक है, एक बार हैंड रेज इसलिए मतलब समझ में इसलिए आना चाहिए जब आपने वो पॉइंट्स याद कर लिए कि सब उसको जिंदा होना कब जरूरी है, उसका पैदा होना इसलिए जरूरी है मरने से पहले, क्योंकि ओनरशिप किसके पास में है. यदि मरने से पहले पैदा नहीं हुआ, मरने से पहले वो पैदा नहीं हुआ, तो ओनरशिप तो डगमगा रही है. तो प्रॉपर्टी जिसकी है उसी की बनी रहेगी, उसी की बनी रहेगी और उसके एलआर के पास चली जाएगी. अब क्वेश्चन है, इधर ही देख लेते हैं क्वेश्चन. ट्रांसफरर 2005 में मरा है, ए 2015 में मरा है, बी 2017 में मरा है और सी 2018 में मरा है. अनबॉर्न बॉर्न हुआ 2018 में, मतलब सी के मरने से पहले बॉर्न हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेकिन वो पैदा होते ही मर गया, पैदा होते ही मर गया. तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? प्रिया मैम के अलावा, प्रिया मैम आप बताएं. मैम वो जैसे ही बॉर्न हुआ तो उसके पास एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी जा चुकी है. अब आफ्टर हिज डेथ अब उसके एलआर या जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे बॉर्न चाइल्ड के, उनके पास जाएगी, ट्रांसफर के पास वापस नहीं जाएगी. डन, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? जैसे ही वो पैदा हुआ, जैसे ही वो पैदा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैदा होते ही मर गया, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा है कि जैसे ही पैदा हो जाएगा, जैसे ही अनबॉर्न चाइल्ड, एक्सेप्शनल वो शायद वो उसमें देते हैं सेक्शन 14 में थोड़े से एक्सेप्शन दे रखे हैं कि कब उसके पास में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन जनरल रूल क्या है कि जैसे ही वो पैदा हुआ, कौन कौन पैदा हुआ? सुमित. पैदा होते ही जैसे ही उसने एक सांस ली होगी वैसे ही प्रॉपर्टी उसके पास चली गई, चाहे वो अगले क्षण मर गया हो. अब प्रॉपर्टी जाएगी सुमित के एलआर. सुमित का भी तो कोई ना कोई होगा, पैदा होते ही कोई ना कोई तो होगा, तो सुमित के एलआर के पास जाएगी, वापस प्रॉपर्टी किसी और के पास नहीं जाएगी. तो सेम इसका आंसर यही लिखा हुआ होगा. ट्रांसफर डन, नो इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ डाइज ऑफ बॉर्न चाइल्ड. सेंटेंस फ्रेमिंग को छोड़ देना. बिकॉज he got vested interest as soon as he born. Property shall go to the LR of soon. I hope section 13 मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है मेरे को, मतलब ठीक है. एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए. सेक्शन 13 आपके जो सेक्शन है, अब आगे के जो सेक्शन है इतना दिमाग लगाने की उनमें इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेक्शन 13 को अच्छे से पढ़ना. बाकी के टीपीए के सेक्शन है नहीं है, मैं बता दूं, सिर्फ हार्ड लैंग्वेज है. बाकी के टीपीए के सेक्शन ऐसे ही हैं. बाकी के टीपीए के सेक्शन जैसे कल हम पढ़ेंगे शायद 13 से 22, तो ज्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल सेक्शन है. ठीक है, ओके, थैंक यू.